नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि फॉर। और आज के इस लेक्चर्स में हम लोग इकोनॉमिक के जो आपके 1 फरवरी वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न, वैसे ही सेम टू सेम प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में हम लेके उपस्थित है, जो कि इस बार 2025 में आपसे पूछे जाएंगे। और मात्र आपके सामने जो है अब जो है 3 दिन का समय बचा हुआ है, तो इस प्रकार के प्रश्न करना बहुत ही अति आवश्यक है। और लास्ट तक आज के इस लेक्चर्स को एक एक प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिएगा, आपके लिए 100% उपयोगी साबित होगा। और 100% श्योर है कि प्रश्न आपसे ये पूछे जाएंगे, क्योंकि प्री वाई क्यू में यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल विश्वास के साथ आज के इस लेक्चर्स को देखने का प्रयास करें और चलते हैं पहला नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर करने का भी आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलते हैं आज के इस लेक्चर्स को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो पहला नंबर सवाल जो आज के इस लेक्चर्स में पूछा जा रहा है आपसे प्यारे साथियों, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में किस अर्थशास्त्री ने विभाजित किया है? तो मार्शल ने, रिकॉर्डो ने या रेगनर फ्रिश ने, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। 1 फरवरी की ये प्रश्न आपसे 100% देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आपके प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का, आर्थिक समग्र का, राष्ट्रीय आय का, या इनमें से कोई नहीं। साथ में आंसर भी इंक्लूड है पीडीएफ में। आंसर इसलिए इंक्लूड है कि अब आपके पास मात्र 3 दिन का समय है और ज़्यादा टाइम भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस मैं देने का प्रयास करता हूँ, जैसा कि आपको पता है प्रत्येक लेक्चर्स में हमने अभी तक 1 घंटे की लेक्चर्स ही बनाई नहीं चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट का यहाँ पे वीडियो बनता है और इसमें काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको देने का हम प्रयास करते हैं, जिसमें प्रत्येक लेक्चर्स में 100 प्रश्न शामिल होते हैं। तो जैसा कि आज के इस लेक्चर्स में भी हम काफ़ी प्रश्न करने वाले हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? इनमें से कोई नहीं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। न तो इसका और न ही आर्थिक समग्र का, न ही राष्ट्रीय आय का, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और ये पीडीएफ में आंसर इसलिए इंक्लूडेड है ताकि आपको जो है ये काफ़ी यूजफुल हो आपको रिवाइज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती? सम्मिलित की जाती है, सॉरी, की जाती है आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे कि कौन आर्थिक क्रिया जो है प्यारे साथियों यहाँ पे अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो क्वेश्चंस के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, बिल्कुल, और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं ये भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 100% श्योर रहिए, आंसर बिल्कुल आपको यहाँ पे राइट दिया जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किन आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? ये आपको बताना है 4 नंबर सवाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 नंबर जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और काफ़ी बार ये प्रश्न आपसे पूछे भी गए। तो इस बार जो है 1 फरवरी के एग्जाम में ये आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है। मैं आपको एक एक प्रश्न कराने का वो प्रयास करूंगा जो कि आपके पीवाईक्यू में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है और इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनर के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे किन आधार स्तंभ पर जो है समस्याओं का ढांचा खड़ा, ये पूछा जा रहा है। तो ये किन पर खड़ा है? असीमित आवश्यकता और सीमित साधन पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। क्या आ रहा है आप सभी का? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा रहे हैं कि माइक्रोज जिसका अर्थ छोटा होता है, निम्न में से कौन सा शब्द है? अरबी है, ग्रीक है, जर्मन है, या अंग्रेजी है? तो यहाँ पे जैसा कि आपको ये क्वेश्चन पता भी होगा और काफ़ी लाजवाब प्रश्न भी है। माइक्रो शब्द का आप लोगों ने नाम सुना होगा। माइक्रो माइक्रो किस लिए यूज करते हैं? जो कि हमें नंगे आंखों से नहीं दिखता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? काफ़ी छोटा। इनमें कौन सा शब्द है? इसमें आपसे पूछा जा रहा है 5 नंबर सवाल में। तो शब्द जो ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन जो है सत्य है? यहाँ पर राइट कथन आपसे पूछे जा रहे हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, या साधन सीमित होते हैं, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, या ऑल ऑफ दीज। तो प्रश्न के हिसाब से क्या आ जाएंगे? तो कथन जो है सत्य पूछा गया है। साधन क्या यहाँ पे सीमित है क्या? बहुत सारे भंडार है साधन के, तो ये असीमित है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा।
अनंत होती है, आवश्यकता कभी अनंत हो जाएगी क्या? नहीं। यहाँ पे दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्रश्न के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। साधन के प्रमुख विशेषता कौन सी है? साधन के जो प्रमुख विशेषता है उसमें से कौन है? यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, ये भी है, और इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, ये भी होगा। यानी कुल मिला के अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, ये आपको बताना है 8 नंबर क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पीवाईक्यू में काफ़ी बार पूछे गए हैं और 1 फरवरी मात्र 3 दिन बाद आपको ये पेपर में देखने को मिलेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो केंद्रीय जो समस्या है ना, साधनों का आवंटन करना और साधनों और कुशलतम उपयोग भी और आर्थिक विकास, यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे याद रखेंगे। ऑल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल के आपसे पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न जो है ऑलरेडी आपके बीसीबी एग्जाम में पूछे गए हैं। आर्थिक क्रियाओं को निम्न में से कौन से प्रकार है? आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? उत्पादन, उपयोग, विनिमय और निवेश, इनमें से सभी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछे जा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए, और आपको मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने भी प्रश्न हमने डिटेल्स में चर्चा किए हैं इस चैनल पर वो सभी कहीं न कहीं पूछा गया सवाल है, या 2010 से लेकर 2024 के बीच में किसी भी ईयर से ये सवाल आपसे पूछे गए। आर्थिक क्रियाओं को निम्न में से कौन से प्रकार हैं? तो याद रखिएगा उत्पादन, उपयोग, विनिमय और निवेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या जो है ये किस तथ्य की समस्या है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, और प्रश्न के आंसर के बारे में बात करेंगे तो ये चुनाव, याद रखिएगा, चुनाव की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए क्या आ रहा है? बिल्कुल आप सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या? मैं यहाँ पे जरा सीन कर लूँ कि आप लोगों का आंसर यहाँ पे राइट आ रहा है या नहीं। बिल्कुल आ रहा है। अगला सवाल है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं कौन कौन से में? पूंजीवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में, या इनमें से सभी। तो हम लोग अर्थव्यवस्था को किस किस में वर्गीकृत कर सकते हैं? ऑल ऑफ दीज में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक बार आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके आज के इस लेक्चर्स को शेयर करने का प्रयास कर दीजिएगा, ताकि जो है सभी स्टूडेंट आज के इस लेक्चर्स को सीन कर सकें। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रश्न है आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल सवाल जो है आपसे पूछे गए हैं। तो ये जो है पूंजीवादी के रूप में भी इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, समाजवादी के रूप में और मिश्रित के रूप में, यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे प्रश्न करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? सह अस्तित्व अगर आपसे पूछा जाए तो प्रश्न के हिसाब से मिश्रित याद रखिएगा। मिश्री यहाँ पे मिश्रित याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की सह अस्तित्व है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। काफ़ी डिमांड पर ये लेक्चर्स को यहाँ पे आपके सामने रखा जा रहा है, क्योंकि एक लेक्चर्स जब हमने डाली थी तो काफ़ी स्टूडेंट ने कहा था कि सर और लेक्चर्स हमें चाहिए ताकि हम और भी अच्छे से रेडी हो सके। तो बिल्कुल आपके सामने है, ये रहा लेक्चर्स, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है, और आज के इस लेक्चर्स में हम काफ़ी प्रश्न पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अधिकतम लोक कल्याण याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था में जो है कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो पूंजीवादी, पूंजीवादी ही कीमत होगा ना। समाजवादी में कीमत के अर्थ कहाँ आता है? मिश्रित में भी नहीं आता, यानी पूंजी में, जिसमें रुपया का बात हो रहा हो उसी को तो हम पूंजी बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था में कीमत याद रखिए, कीमत जहाँ भी आए यानी पूंजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल ये भी इम्पोर्टेंट बीबीआई के लिस्ट में सवाल है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, तो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। कोई भी सामान ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, याद रखिएगा, ऊपर से नीचे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सर उत्पादन संभावना वक्र बताइए। तो अक्ष की ओर नतोदर होती है, यानी झुकी हुई होती है, किस तरफ?
अक्ष की ओर, याद रखिएगा। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाती है। तो उत्पादन संभावना वक्र, याद रखिएगा, ये जो है आर्थिक समस्या को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग राष्ट्रीय आय का भी करते हैं, पूर्ण रोजगार का भी और कुल उत्पादन का भी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दिस जो होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के शाखाएं कौन सी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखा है, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन की कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण। जैसा कि आपके माइंड में क्वेश्चन फिट हो रहा होगा, और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि 3 दिन ही बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। अगर इस प्रकार के प्रश्न अभी से अगर याद नहीं करते हैं तो अब मानिए आपके सामने जो है यही समय अंतिम होने वाले हैं आपके लिए। 20 नंबर सवाल है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं। तो उत्पादन के जो साधन हैं वो कौन कौन से हैं, जरा बता दीजिएगा। मैं वेट कर रहा हूँ सभी का आंसर का। तो सभी का क्या रहा है, ऑप्शन नंबर भूमि, श्रम और पूंजी, सभी जो है उत्पादन से रिलेटेड है। कुल मिला के सर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके लिए डी करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ऐसा प्रश्न जो है PYQ में हर एक बार आपको देखने को मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनते हैं। याद रहे, प्रश्न जो है आपके ऑलरेडी PYQ में पूछे गए और इस बार 1 फरवरी के एग्जाम में भी पूछे आपसे जाएंगे। तो किसने कहा कि सर अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ या JK मेहता। शायद ये प्रश्न पहला ही था जिसमें नॉन ऑफ दीज ऑप्शंस में थे, उस ऑप्शंस में है ही नहीं थे इनका नाम, लेकिन यहाँ पे 21 नंबर सवाल में उनका हम लेके आ गए हैं। तो एडम स्मिथ, याद रखिएगा, इन्होंने बोला था कि अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक जो है धन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। किसने कहा। अर्थशास्त्र जो है चयन का तर्कशास्त्र है, ऐसा हिक्स ने बोला था, किन्स ने, रविन्स ने या मार्शल ने। तो 22 नंबर सवाल का जवाब रविंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। वायरल प्रश्न मान के चलिए, और ऐसे प्रश्न जो है इस बार 1 फरवरी 3 दिन बाद आपके पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। व्यष्टि की अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। व्यष्टि की अर्थशास्त्र में जो सम्मिलित होता है व्यक्तिगत इकाई होता है सर, बिल्कुल करेक्ट है। छोटे छोटे इकाई होता है सर, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज आप कह दीजिए ना, डायरेक्टली क्या कह दीजिए आप सर, ऑल ऑफ दीज। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के जनक थे। अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक पूछे जा रहे हैं, तो ये तो आपसे पूछे जाएंगे ही। एडम स्मिथ, याद रख लीजिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक है, और बिल्कुल पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक आप पढ़ रहे हैं और इनका जो है फादर कौन है यही अगर नहीं पता है तो याद रखिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एडम स्मिथ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता मार्शल थे। कौन थे, मार्शल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं ये भी VVI के लिस्ट में है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है। सर सवाल क्या है, तो सवाल है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले। फिर से वही क्वेश्चंस कि सर जो माइक्रो शब्द था, माइक्रो माइक्रो शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया वो कौन था। तो ये रैगनर फ्रिश था, याद रखिएगा। रैगनर फ्रिश जो है माइक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो ये जो है ए मार्शल के अनुसार, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, ए मार्शल के अनुसार। चलिए 28 नंबर सवाल पर जरा फोकस कर ले। तो निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। उत्पत्ति का साधन कौन सा नहीं है, काफी MVVI की लिस्ट में है। तो मुद्रा, मुद्रा जो है ये उत्पत्ति का साधन नहीं है, हम इसको उत्पन्न नहीं कर सकते, याद रखिएगा। भूमि, श्रम और पूंजी है बट मुद्रा नहीं है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, बताइएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है सर। तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है ना, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, और उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, यानी सभी जो है समस्या इन्हीं के पास है। ऑल ऑफ दिस यहाँ पे राइट आंसर होगा। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं सर, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किए जाते हैं। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। तो ये मार्शल ने प्रस्तुत किए थे। किसने, मार्शल ने।
अगला सवाल जो आपके स्क्रीन के सामने है, पूछे जा रहे हैं कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किए जाते हैं। कहाँ पे? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं 3 नंबर सवाल में। सवाल जो है लाजवाब है और पूछे जो जा रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, तो सवाल के हिसाब से कि उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है और उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। यानी कुल मिला के अगर बात करें तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल जो प्यारे बच्चों आपसे पूछे जा रहे हैं कि गोसेन का प्रथम नियम में कौन सा है। गोसेन का प्रथम नियम में कौन सा है? तो सीमांत उपयोगिता हाँस नियम, याद रखिएगा, सीमांत उपयोगिता हाँस नियम। अगला है कि उपयोगिता के निम्न में से कौन सी विशेषता है, बताना है। तो जैसा कि पता है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, याद रखिएगा। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है और व्यक्ति परक होती है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल क्या है कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। सीमांत उपयोगिता जो है हम लोग कैसे निकालते हैं, तो याद रखेंगे टी यू बाई यहाँ पे डेल क्यू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला आपके स्क्रीन के सामने है। और ये 1 फरवरी के एग्जाम में 100%, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? शून्य होती है, याद रखिएगा। क्या होता है? शून्य होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो अगला नंबर सवाल है कि कौन कथन सही है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 8 नंबर सवाल में जो स्टेटमेंट हमारे हिसाब से जो मुझे नज़र आ रहा है, वो यहाँ पे तीनों का तीनों ऑप्शन सभी तो नज़र आ रहे हो बिल्कुल सही है, यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे। तो याद रखिएगा गोसेन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा गोसेन। क्या है कि उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र जो होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर सवाल की किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? उपयोगिता बोलते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल क्या है कि कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। कीमत या बजट रेखा की जो ढाल होती है माइनस पी एक्स बाई पी वाई, यानी ऑप्शन नंबर कुल मिला के ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। उपयोगिता का संबंध होता है, बताइएगा। उपयोगिता का संबंध जो होता है लाभदायकता से और नैतिकता से भी, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से भी होता है। यानी कुल मिला के ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल प्रश्न का आंसर राइट होगा। और ऑलरेडी आपके PYQ में भी इस प्रकार के प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपसे पूछे गए हैं। उपयोगिता की माप की जाती है, जैसा कि 14 नंबर सवाल में है कि सर उपयोगिता की माप कैसे करते हैं? मुद्रा के द्वारा। मुद्रा के द्वारा जो है उपयोगिता की हम लोग माप कर सकते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, तो ये प्रतिस्थापन के नियम को कहा जाता है, याद रखेंगे, प्रतिस्थापन के नियम को। तटस्थ वक्र का झुकाव होता है। तटस्थ यहाँ पे वक्र का जो झुकाव है वो बाएं से दाएं की ओर होता है, याद रखेंगे। किस ओर होता है? बाएं से दाएं की ओर। अगला सवाल है कि एक वस्तु के सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? कुल उपयोगिता बोलते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कुल उपयोगिता। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो है हिग्स एवं एलन ने दिया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, हिग्स एवं एलन। सीमांत उपयोगिता हाँस नियम का मूल प्रतिपादक जो है ये गोसेन है, जैसे कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुका है। अगला सवाल है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब क्या होता है? सीमांत उपयोगिता जो होता है बराबर क्या होते हैं? मूल्य के। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि जब वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को अगर संतुष्ट करना है, उस क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सभी का आंसर हम देखना चाहेंगे इस प्रश्न के लिए। तो सभी का उपयोगिता आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1 फरवरी के एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए और 100% उम्मीद रखिए कि ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुलन के लिए क्या होता है कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो होता है उसके मूल्य के समान होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर एक
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, यहाँ पे क्या लगता है, घटने लगती है, याद रखिएगा। जब सीमांत उपयोगिता जो है ऋणात्मक होगी तो कुल उपयोगिता घटने लगेगी। अगला है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त होती है, क्या होती है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी भी राइट आंसर होगा। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर मार्शल के अनुसार जो है किसी भी वस्तु की उपयोगिता को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जरा बताएंगे आप लोग। तो बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर ए और सी आ रहा है। मुद्रा में माप की जा सकता है और साथ ही साथ संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है। कुल मिला के अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला है कि मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। मांग में जो है इनमें से सभी होना बिल्कुल आवश्यक है। वस्तु की इच्छा, एक निश्चित मूल्य और साधन व्यय करने की तत्परता। यानी कुल मिला के अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मांग वक्र की सामान्यतः ढाल होती है तो ये बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, बाएं से दाएं नीचे की ओर, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किसी प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि होना नहीं होता है, ऐसा अनिवार्य वस्तुओं के लिए होता है, अनिवार्य वस्तुओं के लिए लागू होता है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन है, तो मांग को जो प्रभावित करता है वो कीमत भी है, आय में परिवर्तन और उपभोक्ता की रुचि, यानी सभी मायने रखता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो 30 नंबर जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो जवाब होगा वो स्तनपान वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मांग का नियम बताइएगा। तो मांग का जो नियम होता है प्यारे साथियों वो होता है ऋणात्मक कथन। ऋणात्मक कथन जो है ये क्या है, तो मांग का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। तो ये जो है डी एक्स बराबर एफ पी एक्स, ऑप्शन नंबर सी में जो दिए गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तो ये क्या होता है, कीमत की मांग, आय मांग और तिरिच मांग, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन के सामने कि सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग का क्या होता है, विपरीत संबंध को हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। मांग में किसी की निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो ये जो है आय में कमी और क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1 फरवरी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल क्या है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। सर मूल्य में अगर कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होगी तो चाय की मांग भी बढ़ेगी, टेस्ट भी उसमें आएगी। मांग में संकुचन तब होता है जब क्या होता है, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है और मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। मांग में परिवर्तन का कौन सा कारण है, तो याद रखिएगा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और जनसंख्या में वृद्धि। कुल मिला के अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन और रुचि और फैशन में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न के लिए नो पूछा गया था, ध्यान देंगे। नो और यस वाले जहां भी प्रश्न आपसे पूछे जाए उस पर जरा अंडरलाइन करें और फोकस करने का आप लोग प्रयास करें। अगला है कि मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग में बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल को हम लोग ऋणात्मक रूप में पर यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। आय बढ़ने से उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, तो ये जो है गिफिन वस्तुओं की मांग को घटा देता है। ये जो एक यहाँ पे क्या है, एक वस्तु की मांग वक्र डी डी से खिसकर डी डी हो जाता है, यानी कैपिटल डी डी से स्मॉल डी डी हो जाता है। इसमें हो क्या रहा है ये आपको बताना है इस फिगर के माध्यम से। तो इस फिगर के माध्यम से प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है, यहाँ पे दर्शाया गया है। अगला है कि मांग की लोचक बताइए, तो ये मात्रात्मक कथन है। और मांग की लोचक को मापने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो मांग मात्रक में अनुपातिक परिवर्तन बट्टे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछे जाएंगे। गिफिन वस्तुएं यानी गिफिन गुड्स के लिए कीमत मांग की लोच होता है तो ये धनात्मक होता है। अगला है कि कौन सा चित्र जो है प्रदर्शित कर रहा है, तो यही सवाल है और अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, पूर्णतः लोचेदार मांग है, इसलिए ये ग्राफ आपको पूर्णतः लोचेदार मांग प्रदर्शित कर रहा है।
इकाई से कम मांग के लोचक को निम्नलिखित में से कौन व्यक्त करता है? तो वस्तु की मांग व्यक्त करती है। नेक्स्ट है कि मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? तो ये इनमें से सभी विधि से हम लोग कर सकते हैं। कुल व्यय की रीति, प्रतिशत या अनुपाती रीति या बिंदु रीति। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल है कि सापेक्षिक लोचदार मांग को व्यक्त करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए के माध्यम से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि सर निम्नलिखित उदाहरण में कीमत लोच क्या है? तो यहाँ पे 5p वस्तु की कीमत, वस्तु की मांग 4p है, 10q और यहाँ पे 15q2 है। तो इसमें जो है वस्तु की मांग जो है -2.5 होगा। अगला है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन जो है किसने किया? तो ये फ्लक्स ने किया था। अगला है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? याद रखेंगे इनमें से सभी वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर और आय स्तर। मांग की लोच कितने प्रकार का होता है? तो सभी को पता है कि सर 5 प्रकार के होते हैं। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होता है तो ये जो होता है शून्य होता है आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है कि सर कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन हो गया हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और एक ऋण रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच जो होता है वो इकाई होगी, याद रखिएगा। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग का लोच -1.5 हो जाता है। क्या हो जाता है? -1.5। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो यहाँ पे क्या होगी? मांग की लोच -1.5 होगा। विलासित वस्तुओं की मांग जो होती है अत्यधिक लोचदार होती है। क्या होती है? अत्यधिक लोचदार। एक वस्तु की मांग के बारे में कोई व्यक्तपूर्ण माना जाता है जब उसे निम्नलिखित जिक्र हो तो उसमें जो है वस्तु की कीमत की जिक्र हो। तो हमने लगभग यहाँ पे 120 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर्स में किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कब के लिए? तो 1 फरवरी वाले एग्जाम के लिए। तो प्यारे साथियों, आज का लेक्चर्स आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अपना अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आप सभी भाई बहन दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनका भी भला हो सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स वो भी अपने एग्जाम में ला सके। तो आज के इस लेक्चर्स में रखते हैं इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट यहाँ पे लेक्चर्स के साथ, जिसमें अलग सब्जेक्ट की तैयारी फिर से हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।